हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है उत्तराखंड, जिसमें हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रशासनिक तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें हम ये जो हमारा वीडियो होगा ये उत्तराखंड पीसीएस के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें हम सब अगर इसको शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो भी उत्तराखंड के जो भी शहर हैं, जो भी नगर हैं, उनके प्राचीन नाम क्या थे, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें प्राचीन नामों का यूज़ होगा ना, तो आपको इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम इसमें से देख लेते हैं। तो उत्तराखंड को पुराने समय में पाली लैंग्वेज में, जो पाली साहित्य है उसमें, इसको हिमवंत भी कहा गया है। ठीक है। और जो कुमायूं क्षेत्र, जैसे कि हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड का ये जो पश्चिमी एरिया है इसे क्या बोलते हैं, गढ़वाल क्षेत्र, और पूर्वी एरिया इसे कुमायूं क्षेत्र कहते हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो पुराना नाम था वो क्या था, केदारखंड। इसे बद्रिकाश्रम या केदारखंड के नाम से जानते थे। और कुमायूं एरिया को क्या कहते हैं, मानसखंड या कुर्मांचल। ठीक है। इसकी कूर्म के कारण, आकृति के कारण भी मतलब इसे कुर्मांचल कहते थे। और गढ़वाल जो कुमायूं है इसे ब्रह्मपुर बोलते हैं। ब्रह्मपुर का आगे हम देखेंगे एक राज्य भी था जिसे ब्रह्मपुर नाम से जाना जाता था। और हरिद्वार के देखिए कई पुराने नाम हैं, जिसमें हरिद्वार को कहते हैं मायावती। ये मायापुर इसका जो था वो सबसे फेमस नाम था। फिर देवताओं का द्वार भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ना प्लेन एरिया खत्म हो जाता है, फिर पहाड़ शुरू हो जाते हैं। और यूरपुर, कपिल या कुपिला या माया या शिव की राजधानी, तीर्थनगरी, गंगाधर, ये सारे इसके क्या हैं, प्राचीन नाम। और इसके उपनाम भी हैं, जैसे कि गंगा द्वार, यहाँ से गंगा यहाँ मतलब ये पहाड़ों से आके ज़मीनी एरिया में प्रवेश करती है, इसलिए इसे गंगा द्वार भी कहते हैं। तीर्थों का द्वार भी कहते हैं। कुंभ नगरी, क्योंकि यहाँ कुंभ भी लगता है। कुंभ कहाँ, भारत में 4 जगहों पे लगता है। एक जिसमें प्रयागराज है, उज्जैन है, ये गोदावरी, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। और ये चौथा हरिद्वार में लगता है। फिर कुंभ नगरी, सेतु नगर, उत्तर भारत का केरल भी इसे कहते हैं। और संस्कृत नगरी, और यहाँ पे क्योंकि संस्कृत के संस्थान भी हैं, माया नगरी, पूर्व का वेनिस, और देवताओं का द्वार, इसे कैसे कहते हैं, हरिद्वार को। फिर देहरादून पे आते हैं। देहरादून का नाम शिव भूमि या लीची नगर या द्रोण घाटी, और इसे सैनिक नगर या वन नगर भी कहते हैं। ये इसके उपनाम है। ये उपनाम जो भी मतलब निक नेम्स हैं वो अभी के टाइम के दिए हैं, बाकी एंशंट नेम्स ये हैं। ऋषिकेश का जो पुराना नाम था खुजरामक था और द्रोणागिरी था। और इसको उपनाम में इसको बोलते हैं क्या, संत नगरी, गंगा नगर, या मुनि की रेती, या संत नगरी और संस्कृत नगरी। बस ये मतलब योग का भी यहाँ पे एक सेंटर है जिस हिसाब से, तो उसको योगा सेंटर भी बोलते हैं एक तरह से। मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जोशीमठ जो कि है वो ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता था। कोटद्वार को मोरध्वज कहते थे, जो कि गढ़वाल का द्वार कहा जाता है। और ये रुद्रप्रयाग जहाँ पे केदार आश्रम है, केदारनाथ का धाम है, वो का उसे क्या बोलते थे, रुद्रावत या पुनाड़ बोलते थे। और इधर ये पिथौरागढ़ को सोर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसे छोटा कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि ये भी मतलब वैली एरिया है, पहाड़ों पर है। अल्मोड़ा जो कि है इसे क्या बोलते थे, आलमनगर या राजाओं की घाटी। बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी या पीतल नगरी, ये इसके उपनाम थे। कौसानी को बलना बोलते थे। नैनीताल को ऋषि सरोवर बोलते थे। त्रिऋषि सरोवर। काठगोदाम को कुमायूं का द्वार बोलते हैं। काठगोदाम तक ही देखिए जो ट्रेन जाती है ना, रेलवे नेटवर्क है, वो भी काठगोदाम तक ही है। उसके बाद फिर रोड है, मतलब बाई रोड जाना होता है। फिर द्वार हाट है, इसे दौरा बोलते थे। काशीपुर को गोविशान का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी आने वाला है। काशीपुर क्या है, ये ऊधम सिंह नगर जो है, ऊधम सिंह नगर की एक तहसील है काशीपुर। बाकी ऊधम सिंह नगर का जो हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो तो है रुद्रपुर। बाकी इसकी एक तहसील क्या है, काशीपुर। तो काशीपुर का पुराना नाम है गोविशाण। फिर ये बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर या नीलगिरी बोलते थे, और इसे उत्तर का वाराणसी भी बोलते हैं। फिर आता है ये हमारा चमोली को ये चांदपुर गिड़ी और अलकापुरी भी बोलते हैं। चमोली का जो पुराना नाम था, प्राचीन नाम। चंपावत का है चंपावती, या फिर कामादेश, या फिर कुमकाली। और उत्तर काशी का है बाड़ाहाट, यानी उत्तर का काशी। और ऊधम सिंह नगर, इसे मिनी हिंदुस्तान बोलते हैं। और काशीपुर का हमने देख लिया, गोविशाण। टनकपुर को ग्रास्टिंगगंज बोलते थे। ठीक है। फिर ये मुनस्यारी को तिक्सेन। जोगेश्वर एक मतलब टूरिज़्म वाला स्थल भी है। और ये बैजनाथ को वैद्यनाथ। गैरसैंण, इसे चंद्रनगर भी बोलते थे। और यहाँ पे चंद्रवंशी राजाओं की जो मतलब यहाँ पे उनका राज्य था, तो इसको हम फिर आगे इसमें देखेंगे। वर्तमान अल्मोड़ा और नैनीताल क्षेत्र को आसेर। गोपेश्वर जो था वो हमारा गोथला था। कालसी जो हमारा है कालकोट या सुधनगर। कालसी में जो अशोक के अभिलेख भी आगे हम पढ़ेंगे, अशोक के अभिलेख कहाँ मिले थे, वो कालसी में मिले थे। ये देहरादून में आता है, इसका पुराना नाम कालकोट भी था मतलब। और ये इधर ये सुधनगर। और श्रीनगर ये श्रीपुर श्री क्षेत्र। देखिए एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है। हाँ, ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है श्रीनगर। और ये इसके बाद से फिर मतलब पहाड़ आने लगते हैं। फिर ये कहते हैं कि मैदान का जो आखिरी शहर आता है, जो भी आखिरी पड़ाव आता है, वो श्रीनगर आता है। ठीक है। यहाँ पे भी बर्फबारी वगैरह होती है। और नानक मत्ता ये बख्शी, और ये घनसाली, धड़ाक, और विष्णुप्रयाग का नारायण भट्टारक, और ये थल केदार का केदारजू। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इसका उत्तराखंड का जो भी है इसका इतिहास क्या है।
तो उत्तराखंड का सबसे पहले इतिहास देखने से पहले हम क्या है मैप देख लेंगे। मैप देख लेंगे, इससे जो भी जगहें आती जाएंगी तो उसको हम मैप में एक तरह से देखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो हमारे दिमाग में हमें याद होता जाएगा। तो उत्तराखंड का जो है ये हिमालय के बीच में स्थित वह भूभाग है जिसे मध्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इसे ये क्योंकि इधर क्या है, इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर नेपाल है, तो ये मतलब एक हिमालय की पूरी श्रेणी चली जाती है, वहाँ पे इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह आर्यों का निवास स्थान था। आर्य यानी आर्य किसे कहते थे, जो श्रेष्ठ लोग होते थे उन्होंने आर्य बोलते थे, तो ये आर्यों का निवास स्थान बोला जाता था। उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है हमारे 4 वेदों में से, तो उसमें इसको उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है और स्कंद पुराण के केदारखंड जो पुराण 18 पुराणों में से एक स्कंद पुराण है, इसके केदारखंड नामक ग्रंथ में जहाँ गंगा नदी का उल्लेख किया गया है वहाँ पर उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार चमोली जनपद के ढोल वादकों के संकलन में नरसिंह, गोरिल तथा चंपावती देवी के जागरों की पांडुलिपियाँ संकलित हैं, जिसमें कालसी से कुमायूं तक के भाग को उत्तराखंड माना जाता है। यानी कि कहाँ कहाँ इसका मेंशन है, ऋग्वेद में है, स्कंद पुराण में है, और चमोली जनपद के जो ढोल वादक हैं, जो लोकल जो ढोल बजाते हैं, जैसे फोक म्यूज़िक होता है ना हर क्षेत्र का, तो वहाँ के जैसे नरसिल, गोरिल और चंपा देवी की जो पांडुलिपियाँ हैं, इसमें क्या है इसमें कहा गया है कि कालसी से, कालसी ये देहरादून में आता है, कालसी से कुमायूं तक का क्षेत्र क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र के 5 खंडों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से, एक है ये नेपाल, हिमालय क्षेत्र का ही, हिमालय में नेपाल भी आता है, और फिर दूसरा है कुर्मांचल, कुर्मांचल को ही मानस खंड बोलते हैं, जो कि हमारा क्या आता है, कुमायूं, और फिर अगला आता है केदारखंड, केदारखंड यानी कि ये गढ़वाल का एरिया, इसे क्या बोलते हैं, केदारखंड, और फिर आता है जालंधर, ये पंजाब का एरिया, और फिर ये कश्मीर। तो ये हिमालय क्षेत्र 5 क्षेत्र बताए गए हैं स्कंद पुराण में, जिसमें से उत्तराखंड किसमें है, ये है केदारखंड, और इधर ये मानस खंड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हरिद्वार माया क्षेत्र हिमालय तक के भूभाग को केदारखंड माना जाता है, तथा नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड, वो कुमायूं क्षेत्र जो हमने उसको पढ़ा। ठीक है, तो निम्नलिखित ग्रंथों के में उत्तराखंड का भी वर्णन किया गया है। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं, रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और हर्षचरित। ये देखिए जितने रघुवंश हैं, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये किसने लिखे हैं, ये कालिदास ने लिखे हैं। और हमने अपना उत्तराखंड मैप सीरीज़ में भी पढ़ा था कि कालिदास ने यहाँ पे इन सारे ग्रंथों की रचना यहाँ जो पंचप्रयाग है ना, तो उनमें हमने पढ़ा था कि कालिदास ने इनकी रचना यहीं पे की है। तो इनमें भी इसका मेंशन है उत्तराखंड का, वहीं पे रचना की गई तो वहाँ का तो मेंशन होना ही था। और हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने जो लिखी थी, इसमें भी उत्तराखंड का वर्णन है। तो इसका मतलब है कि हर्षचरित में अगर इसका वर्णन है तो इससे ये मतलब होता है कि हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो उत्तराखंड तक था। ठीक है, फिर उत्तराखंड का ऐतिहासिक विवरण हम देख लेते हैं। तो अलकनंदा घाटी में डांग तथा श्वेत यमुना घाटी में कालसी के नज़दीक नैनीताल के खुटानी नाला तथा अल्मोड़ा के रामगंगा घाटी से पाषाण युगीन अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये जो पाषाण काल के जो उपकरण हैं, ये हमें यहाँ का यहाँ मतलब ये जो खुटानी नाला हो गया, अल्मोड़ा का रामगंगा घाटी हो गया, ये मतलब एक तरह से पाषाणकालीन ये स्थान है। तो यहाँ से इनके हमें क्या है साक्ष्य प्राप्त हुए। तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध पाषाणकालीन शैल गुफा क्षेत्र जो लखुदियार है, ये कहाँ है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये 1968 में इसकी जो खोज की गई थी। इसमें क्या है, तो इसमें ये जो लखुदियार मतलब लखुदियार होता है कि जैसे लाख द्वार होता है लखुदयार, तो उसी का मतलब एक अपभ्रंश टाइप का बन गया, क्या बन गया, लखुदयार। तो लखुदयार ये अभी क्या है, एएसआई के द्वारा संरक्षित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गुफा चित्र मिले थे। तो ये हो कि प्राचीन मानव जो यहाँ रहता था उसने जो चित्र बनाए थे, तो ये किस किस रंग में थे, श्याम, श्वेत और कत्थई रंग के कलर से मतलब यहाँ पे उन्होंने चित्र बनाए थे। तो ये कहाँ पे इसकी खोज की गई थी, अल्मोड़ा जनपद में सुयाल नदी के किनारे। और ये कब की गई थी, 1968 में की गई थी। तो गढ़वाल जनपद के में अलकनंदा घाटी में डुगरी तथा पिंडर घाटी में किमनी स्थलों से भी शैल गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर मध्य हिमालय क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षणों एवं उत्खननों के परिणामस्वरूप आद्य ऐतिहासिक काल की कुछ पुरातात्विक सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। उसमें से हम क्या क्या देखेंगे कि वर्ष 1956 में सर्वप्रथम हेनवुड ये अंग्रेज़ मतलब ये थे सर्वे वाले। तो इन्होंने हेनवुड ने चंपावत जनपद में देवीपुरा स्थान से, कहाँ पे, चंपावत जनपद में देवीपुरा स्थान से प्राप्त ओखलियों का विवरण जो प्राप्त किया था, उसमें इन्होंने क्या बोला था कि अल्मोड़ा जनपद में द्वाराहाट, नौगांव, उनिया के ढाई तथा जोया ग्राम में ओखलियों के जो बेसिस मिले हैं। तो इससे इन्होंने बताया कि ये भी मतलब पाषाणकालीन है, पुराने समय के हैं। ठीक है, फिर हम इसमें आगे देखेंगे कि ऊपरी गंगा घाटी
में फतेहगढ़, भिठूर, बिसौली, सरथौली, शिवराजपुर आदि स्थानों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार अल्मोड़ा जनपद में से एक, पिथौरागढ़ जनपद से तथा वनकोट में 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण मतलब ये चालकोलिथिक कल्चर का भी पार्ट रहा है, यानी पाषाण काल ये जो भी थे उसके बाद ये चालकोलिथिक कल्चर का भी पार्ट रहा है। जैसे हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसके बाद चालकोलिथिक कल्चर आता है, फिर उसके बाद क्या वैदिक पीरियड आता है, वैदिक पीरियड के बाद ये उत्तर वैदिक काल आया, फिर उसके बाद हमारा ये जो महाजनपद काल आया। तो ये सारे मतलब जितना भी पूरा इतिहास की धारा आई थी उसमें उत्तराखंड का भी इतिहास समाहित है। ठीक है, तो गढ़वाल हिमालय का जो नलारी महापाषाणी यानी मेगालिथिक जो साइट था, यहाँ पे क्या था, मानव और घोड़ों के कंकाल प्राप्त हुए थे। अच्छा, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा था कि यहाँ घोड़ों के कंकाल नहीं मिले थे, लेकिन यहाँ पे जैसे महापाषाण जो गढ़वाल हिमालय में जो महापाषाण मेगालिथिक कल्चर के जो साक्ष्य मिले थे, वहाँ पे क्या है, ये घोड़ों के साक्ष्य मिले थे, मतलब कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का ही काल होगा। तो साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि मध्य हिमालय में रहने वाले उत्तर आद्य ऐतिहासिक मानव ने चित्रित धूसर मृदभांड का भी प्रयोग किया था। तो हमने ये पढ़ा है कि जो चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे पोट्रीज जो हैं, ये कौन यूज़ करता था, ये वैदिक काल में आर्यों ने यूज़ की थी, है ना, वैदिक एज में ये यूज़ हुए थे। तो इसका मतलब है कि ये उससे इसका सामंजस्य हम मिला के देख सकते हैं। तो फिर अहिशत्र, हस्तिनापुर, गोविषाण, गंगाद्वार, कनखल, पुग्न आदि कालकूट महाभारत कालीन नगर थे। तो महाभारत कालीन नगर कौन कौन से हुए, ये अहिशत्र, ये जो हस्तिनापुर के पास ये हस्तिनापुर ये जो था ना, अहिशत्र पांचाल नगर में अहिशत्र और काम्पिल्य आता था। गोविषाण जो हमने पढ़ा, ये काशीपुर का ही पुराना नाम था गोविषाण। तो ये कहाँ, ये ऊधम सिंह नगर में आता है डिस्ट्रिक्ट में। और गंगाद्वार ये तो हरिद्वार को ही मतलब है, ये कनखल भी हरिद्वार में ही आता है। पुग्न और कालकूट तो हमने कालसी के बारे में पढ़ा है, कालकूट कालसी का पुराना नाम है, और महाभारत कालीन नगर थे ये सारे। ठीक है, फिर गंगा घाटी में सुबाहु राजधानी जो श्रीनगर है, ये भी महाभारत कालीन था। तो श्रीनगर के बारे में भी हमने पढ़ा ना, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। फिर ऐतिहासिक स्थल गोविषाण काशीपुर में किए गए उत्खनन से 2600 ईसा पूर्व की इष्टिकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। मतलब काशीपुर इतना पुराना है कि यहाँ से 2600 ईसा पूर्व की जो भी चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई हैं। ठीक है, फिर कालसी जो प्राचीन कालकूट से प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मतलब यहाँ से भी इतने पुराने उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये सारी ऐतिहासिक जगह हैं। ठीक है, फिर नैनीताल एवं देहरादून बड़वाला में ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, नैनीताल में मिले हैं और देहरादून में मिले हैं, देहरादून के बाड़वाला में मिले हैं। फिर उसके बाद ये फैक्ट हैं, ये हमें याद करने होंगे। प्रथम एवं द्वितीय सदी की कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। तो कुषाणकालीन अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे ये जो अशोक का तो था कालसी, ये क्या था, अशोककालीन मौर्यकालीन था। मौर्यकालीन के बाद फिर ये कुषाणकालीन भी यहाँ से, मतलब एक तरह से देखा ना कि पूरी एकदम तरंग के उससे कि लगातार चीज़ें मिलती चली आ रही हैं, मतलब लगातार यहाँ पे किसी न किसी का शासन रहा है, ये निर्जन प्रदेश नहीं रहा है। ठीक है, फिर कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल आदि के स्थानों से अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोककालीन शिलालेख कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यह शिलालेख पालिक भाषा में है। अशोक के देखिए बौद्धों को इन्होंने संरक्षण दिया था। बौद्धों की भाषा क्या थी, उन्होंने मतलब आम जन की भाषा को चुना था जो कि पाली थी, तो इनके शिलालेख भी पाली भाषा में थे। ठीक है, फिर देहरादून जनपद के जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ था। ये कहाँ प्राप्त हुआ था, जौनसार बाबर स्थित लाखा मंडल से। ठीक है, फिर देवप्रयाग तथा कल्पनाथ गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कालसी शिलालेख, सांची तथा सोनारी के धातु मंजूषा लेख तथा अशोक वादन मुद्रा राक्षस आदि स्रोतों से यह प्रतीत होता है कि उत्तराखंड मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत विजित था। और मौर्य शासन वैसे भी देखिए, अशोक ने जो भी शिलालेख खुदवाए जो भी, तो उन्होंने अपने राज्य में हर जगह एक तरह से नहीं, राज्य के जो राजा की जो घोषणा के तौर पे जगह जगह उन्होंने अपने शिलालेख बनवाए थे कि उसमें एक एक चीज़ें, जैसे मोरल जो भी उनके जो मतलब राज्य का जो भी एक तरह से उद्घोषणा की गई थी वो लिखवाई गई थी ताकि जनता में पता चले। तो वो अगर वहाँ पे मिली है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उनका शासन था। तो वो कालसी तक में। फिर उसके बाद हम देखेंगे देहरादून जनपद के अंबाड़ी गांव से प्राप्त भद्र चित्र की मृण मुद्राएं शुंगकालीन है। तो अशोक के बाद जस्ट किसका शासन आया था, शुंग का शासन आया था, जो पुष्यमित्र शुंग उसके प्रथम राजा थे। ये मौर्य शासन के बाद इनका आया था। तो शुंगों का भी वहाँ पे भद्र चित्र की जो मृण मुद्रा है, मृण मुद्रा मतलब मिट्टी की जो मुद्राएं हैं, तो वो शुंगकालीन है। फिर मौर्य शासन के समय व्यास नदी के पूर्ववर्ती भूभाग में कुड़िंद नामक क्षत्रिय जाति शासन कर रही थी। मौर्य शासन के समय ये जो व्यास नदी है ना, व्यास नदी कहाँ बहती है, ये हिमाचल प्रदेश में। तो इसके पूर्व क्षेत्र में कौन शासन करता था, कुड़िंद नामक क्षत्रिय जनजाति। इसका मतलब ये क्या होते थे, लोकल राजा। देखो सेंट्रल जो था वो तो जैसे मौर्य साम्राज्य हो गया, तो सेंट्रल राजा उस समय तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा होता नहीं था, तो लोकल राजा राज्य करते थे, बाकी वो कर दे देते थे सेंट्रल को, उनके अधीन थे। तो ये कौन से थे, ये कुड़िंद ये जो राजवंश था, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर प्राप्त साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि ये उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है,
फिर उसके बाद देखते हैं, कुड़िंद ने मध्य हिमालय पर 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कुड़िंदों की सत्ता का स्रोत उनकी मुद्राएं हैं। इनकी मतलब कहाँ से हमें पता चला है कि कुड़िंद, क्योंकि उनका जैसे लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, तो जैसे जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि मुद्राएं मिल गई, तो मुद्राएं में क्या पता चला कि ये किसकी मुद्राएं हैं, ये कुड़िंदों की है। ठीक है, तो हिमालय प्रदेश तथा सतलज यमुना के मध्य शिवालिक पात के मैदानों में कुड़िंदों की मुद्राएं मिली हैं। ये मुद्राएं तांबे की थी और इन पर ब्राह्मी में केवल जनपद का नाम कुड़िंद अंकित है। यानी किसकी थी, तांबे की ये थी, और इनमें केवल ब्राह्मी में उनके जनपद का नाम बस अंकित था, बाकी और किसी नहीं पता था। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये कुड़िंदों की मुद्राएं हैं। कुड़िंदों का सबसे प्रसिद्ध राजा महाराज अमोघ भूति था और गुप्त काल में पूर्व कुड़िंद राजा पश्चिम से सतलज से लेकर मानस भूमि तक फैला था। ठीक है, ये कहाँ तक कुड़िंद राज्य फैला हुआ था। बृहद संहिता ने कौड़िंद नाम का उल्लेख मिलता है और शुद्ध से कुषाण, टेराकोटा, वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज आदि स्थानों से प्राप्त सिक्कों से कुषाणों के आधिपत्य की पुष्टि होती है। कनिष्क की नाड़क मुद्राएं भी प्रसिद्ध हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे किसका उल्लेख मिलता है, अब कुषाणों का भी है, कि मतलब कुषाणों की भी मुद्राएं यहाँ पे प्राप्त हुई हैं, तो इसका मतलब उनका भी शासन यहाँ तक था। तो कुषाणों के पतन के बाद तथा गुप्तों के उदय के पूर्व, अब देखिए जब कुषाण का शासन, कुषाण भी एक जैसे केंद्रीकृत बहुत बड़ा शासन था। कुषाण का जब अंत हुआ तो उसके बाद गुप्तों का जो शुरुआत हुई इनका, तो मतलब 3री शताब्दी से लगभग 5वीं शताब्दी तक इनका शासन था। तो उस बीच तो एकदम राजनीतिक एक तरह से ना अस्थिरता सी आ गई थी। तो जितने छोटे मोटे जो भी जगह जगह के जो क्षेत्रीय राजा थे, उन्होंने मतलब एक तरह से जो क्षेत्रीय राज्यवंश थे उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया। तो उनमें कौन कौन से थे, जैसे योद्धेय थे, कुड़िन थे, वाशगर्ण थे, गोत्रीय वंश के शिवभामानी वंश के कुलूद, गोविषाण का जो मित्र वंश था, गोविषाण यानी काशीपुर, काशीपुर का एक मित्र वंश था। इनके शासन के प्रमाण मिलते हैं। तो इनके शासन के भी प्रमाण कैसे मिलेंगे, या तो कुछ लिखित साक्ष्य मिले होंगे, या तो पुरातात्विक साक्ष्य मिले होंगे। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या, या तो जैसे शैल चित्र मिलते हैं, या तो फिर मुद्राएं मिलती हैं, तो इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, फिर हम देखते हैं, वर्णमाला यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्धन नाम के एक राजा ने करवाया था। और ये भी फैक्ट है, ये भी याद करना होगा। प्रयाग प्रशस्ति किसकी थी, समुद्रगुप्त की थी। तथा लाखा मंडल खंडित शिलालेख से मध्य हिमालय में कुड़िंदों का जो कर्तपुर राज्य और छलगेश राजवंश का उल्लेख मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, ये प्रयाग प्रशस्ति तथा लाखा मंडल शिलालेख के से मध्य। ठीक है, फिर उत्तर मध्य गुप्तकालीन ऐतिहासिक अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि सिंहपुर के यदु राजवंश तथा नाग राजवंश इस क्षेत्र में शासन करते थे। ठीक है, फिर हम आगे इसमें देखते हैं, वर्धन वंश के पतन के बाद मध्य हिमालय में 3 स्वतंत्र जनपदों, जैसे कि यहाँ पे हम थे, हाँ एक मिनट, फिर यहाँ पे हर्षवर्धन का भी जैसे वहाँ पे शासन मिलता है। गुप्तों के बाद वहाँ पे क्या, वर्धन वंश की भी वहाँ पे सत्ता थी। तो जब वर्धन वंश का पतन हो गया तो उसके बाद हिमालय में 3 स्वतंत्र जनपद हुए। कौन सा, एक स्त्रग्न हुआ, एक ब्रह्मपुर हुआ तथा एक गोविषाण हुआ। इसमें ह्वेनसांग, ये जो है युवानचांग लिखा है, ये ह्वेनसांग के बारे में लिखा है। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इनका वर्णन किया था। इससे ये पता चलता है कि हाँ ये राज्य उस वक्त थे। फिर आंग्ल इतिहासकार कनिंघम ने गढ़वाल एवं कुमायूं क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा था। कनिंघम कौन थे, ये जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना है ना, कनिंघम ने ही की थी। कब की थी, 1861 में की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये कौन थे, ये एक तरह से ना ये इंजीनियर थे। ठीक है, ये ब्रिटिश की जो बंगाल कॉर्प्स थी ना, आर्मी के इंजीनियर थे। लेकिन इनका जब पुरातत्व में इनका मतलब पुरातात्विक साक्ष्य इनको कहीं कहीं मिले, तो इनका उसमें एक तरह से इनके इंटरेस्ट उसमें जागा। तो इन्होंने इसकी आर्कियोलॉजिकल में सर्वे की ऑफ इंडिया की स्थापना की और इसमें इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। चीनी यात्री हेंगजांग ने हरिद्वार के संबंध में लिखा है कि भगीरथी नदी के किनारे हरिद्वार नामक नगर स्थित है, जो लगभग 20 लीटर, ये मतलब ली जो है 20 ली, ये चीनी मापक है, इसके क्षेत्र में है। तो ये मतलब चीनी जो कोई भी यूनिट होगी उस पर इन्होंने लिखा है, जैसे अपने किलोमीटर और मीटर होती है, तो उसी हिसाब से। ठीक है, फिर वर्धन वंश के अंत के समय मध्य हिमालय के 3 पुराने जनपद स्निग्ध, ब्रह्मपुर और गोविषाण के स्वतंत्र हो गए थे। फिर इन तीनों, पहले क्या, ये वर्धन वंश के मतलब अंदर आते होंगे, इनको अपना कर देते होंगे। जब वह हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई होगी, वह उसके मतलब शासन की सत्ता कमज़ोर पड़ गई, तो इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो इन 3 जनपदों में सबसे जो बड़ा था वो कौन था, ब्रह्मपुर था। इस जनपद का विस्तार गंगा से करनाली नदी तक फैला था। ब्रह्मपुर के राजा सोमवंशी पौरव राजवंश के थे।
ये कौन थे, ये याद करने वाली बात है, सोमवंशी पौरव राजवंश के थे। कौन थे, ब्रह्मपुर के थे। ब्रह्मपुर की शक्ति के ह्रास के बाद अनेक छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हुए। इन्हीं में से कुड़िंदों की एक शाखा थी जो अत्यंत प्रभावशाली थी। अच्छा, कुड़िंद देखिए पहले भी शासन करते थे, उसके बाद वे बीच में कोई और शक्तिशाली हुए तो कुड़िंद दब गए। फिर उसके बाद जब उनको लगा केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई तो फिर से उन्होंने सर उठाए। तो इस तरह से मतलब लगातार इनका शासन एक तरह से बना हुआ था। तो इसमें कुड़िंद शाखा के कार्तिकेयपुर राजवंश ने सर्वप्रथम मध्य हिमालय में राजनीतिक एकता स्थापित की। तो फिर से कुड़िंदों का शासन आ गया। तो कार्तिकेयपुर राजवंश की खुदाई से अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि 700 ईस्वी से लेकर 1050 तक के कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कौन सी थी, कार्तिकेयपुर थी। इसका संस्थापक एवं प्रथम परिवार वसंत देव तथा निम्बर द्वितीय था। ठीक है, फिर बेतड़ा डोटी के मल्ल आक्रमण के पूर्व ही कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत हो गया था। फिर परिणाम स्वरूप ये मतलब एक जैसे युद्ध था, उसके बारे में है कि इसमें मल्लों ने आक्रमण किया था। इस युद्ध का नाम था बेतड़ा डोटी। इसमें कार्तिकेयपुर राजवंश का अंत हो गया था। परिणाम स्वरूप मध्य हिमालय में राजनीतिक विघटन हो गया, बहु अराजकता एवं अशांति हावी हो गई थी। इस प्रकार की स्थिति 3 सदी तक विद्यमान रही। अब जब राज सत्ता मतलब समाप्त कर दी जाएगी, उसमें आक्रमण कर दिया जाएगा, अगर कोई दूसरा शक्तिशाली राजा अगर सत्ता को ले लेता तो फिर वो बैलेंस बना के चलेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अराजकता होगी, अशांति हावी होगी। तो इस प्रकार की स्थिति 3 सदी तक रही। सोचो 3 सदी तक पूरा एकदम अराजकता की स्थिति बनी रही। इस प्रकार इस काल में केदार भूमि में 52 गढ़ विद्यमान थे, जिसमें से चंद्रपुर गढ़ भी एक था। चंद्रपुर गढ़, और इसी समय देखिए जब अराजकता थी तो जैसे छोटे छोटे एरिया में सब अपने आप को राजा, सब ने अपने आप को घोषित कर दिया। तो गढ़वाल से छोड़ी सोचिए, मतलब उतने छोटे से एरिया में कितने 52 जो गढ़ स्थापित हो गए। इसीलिए उसको जैसे नहीं 52 गढ़, छोटे छोटे जो गढ़ मतलब एक तरह से जो फोर्ट टाइप के उन्होंने अपने बना लिए, तो इसीलिए उसे फिर क्या कहने लगे, गढ़वाल। ये भी एक रीज़न हो सकता है उसके नाम का। ठीक है, तो उसमें से एक कौन सा गढ़ था, चंद्रपुर गढ़। उसका अंतिम शासक कौन था, भानु प्रताप। फिर आगे की जो स्टोरी होगी वो भानु प्रताप से ही शुरू होगी। फिर उसके बाद ये जो भानु प्रताप थे, चंद्रपुरगढ़ के जो अंतिम राजा थे। फिर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे आता है गुजरात। गुजरात को पुराने टाइम पे धारा नगरी जो बोलते थे। तो उत्तराखंड में ये जो धार्मिक स्थल तो होते ही थे, तो उस वक्त भी देखिए हिंदू धर्म के हर जगह के लोग आते थे उत्तराखंड में, एक तरह से अपना ये तीर्थों के लिए आते थे। तो उस वक्त जो धारा नगरी गुजरात में किसका शासन था, परमार वंश का। जो परमार वंश के जो शासक थे उनका शासन था। तो वो क्या थे, भ्रमण के लिए आए, कहाँ, उत्तराखंड आए। यहाँ जब भ्रमण करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा अराजकता मची, हर कोई मतलब राजा बना है। तो एक तरह से अराजकता है, तो मतलब कमज़ोर भी हैं, सब आपस में लड़ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, फिर उन्होंने परमार वंश का जो शासक था कनकपाल, ये 612 ईस्वी में चंद्रपुर गढ़ आए थे। कहाँ आए थे, वो जो गढ़वाल में मतलब एक जो गढ़ था चांदपुर गढ़, वहाँ आए। तो ये कौन थे, कनकपाल थे। कब आए, 612 ईस्वी में आए। तो कनकपाल से भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करके चांदपुर की सत्ता सौंप दी। कनकपाल से अब ये जो आए थे यहाँ पे घूमने आए थे, तो इनसे किसने, भानु प्रताप ने, जो इनके लास्ट जो शासक थे चांदपुरगढ़ के, इन्होंने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी और फिर इनको अपनी सत्ता दे दी। ठीक है, फिर राजा कनकपाल के बाद 37वां राजा अजयपाल हुआ। जो कनकपाल जो आए थे गुजरात के, उनके जो बाद के जो राजा हुए वो कौन थे, अजयपाल। तो यह बहुत ही महान शक्तिशाली राजा हुए। इसने ये गढ़वाल के सभी गणपतियों को परास्त कर पूरे क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा तथा चांदपुर से देवलगढ़ अपनी राजधानी बना ली और पुनः 1517 में ये श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। और फिर उसके बाद इस प्रकार अजयपाल श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था। गढ़वाल के क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण भी अजयपाल ने ही किया। तो अजयपाल ने क्या किया था कि फिर मतलब राजा कनकपाल जो थे ना, कनकपाल के बाद जो 37वें नंबर के राजा आए वो कौन से थे, वो अजयपाल थे। ये 37वें नंबर के राजा के आते आते सोचो ये 612 में आए थे, ये 1500 की इसी सदी के टाइम तक आ गया। फिर ये जो अजयपाल थे इन्होंने क्या किया, जितने भी गणपति थे सबको एकदम हरा दिया। तब तक सोचो ये सारे गणपति बने हुए थे, सबको हरा दिया। और सबको हराने के बाद चांदपुर से मतलब एक नया जो भी बड़ा क्षेत्र बनाया उसका नाम गढ़वाल रखा। और फिर चांदपुर में जो इनकी राजधानी थी वहाँ से इन्होंने देवलगढ़ में अपनी राजधानी बना ली। और फिर श्रीनगर को इन्होंने 1517 में श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि कहाँ आता है, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में, आज के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर आता है। तो अजयपाल श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक था और गढ़वाल की क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण भी अजयपाल ने ही किया था। ठीक है, फिर पंवार वंश की रानी जो कर्णावती थी, ये देहरादून की प्रसिद्ध नहर ये जो राजपुर कैनाल का निर्माण भी इन्होंने किया था। अच्छा, कर्णावती रानी और भी कई कारणों से फेमस थी, तो ये पंवार वंश की ही थी। तो गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में गोरखों के साथ हुआ था। अच्छा, गोरखों ने जो अमर सिंह थापा के नेतृत्व में जब ये पहले कुमार
कुमायूं में आक्रमण किया, कुमायूं में किया तो कुमायूं को हरा दिया, फिर उसके बाद गढ़वाल पे भी किया और उन्होंने गढ़वाल को भी अपने में मिला लिया। तो उस वक्त गढ़वाल के शासक कौन थे? प्रद्युम्न शाह थे। प्रद्युम्न शाह जी किस युद्ध में लड़े? खुड़बड़ा के युद्ध में, ठीक है। इनको वीर गति मिली, कब मिली? 1804 में मिली। फिर गढ़वाल पर गोरखों के शासन के दौरान 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखों को परास्त कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और इसमें अंग्रेज़ों और गोरखा के बीच 1 जुलाई 1815 को सुगौली की संधि हो गई, ठीक है। फिर मतलब गोरखों ने एक तरह से ये परमार शासकों से मतलब अब सत्ता छीन ली, उत्तराखंड पर कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेज़ों ने आके गोरखों से ये सत्ता पे कब्जा कर लिया और उन्होंने सुगौली की संधि के द्वारा इस यहाँ पे कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र अपने नाम कर लिया, ठीक है। फिर इस संधि के अनुसार अंग्रेज नागपुर परगना स्थित अलकनंदा एवं गंगापुर के क्षेत्र को युद्ध के बदले प्राप्त किया। अलकनंदा और गंगापार के क्षेत्र को उन्होंने प्राप्त किया। यह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया और शेष गढ़वाल को टिहरी गढ़वाल के नाम से राजशाही को प्रदान कर दिया। अच्छा, कि टिहरी गढ़वाल ये जो बाकी का ये जो अलकनंदा इधर का एरिया जो ब्रिटिशर्स को मिल गया था वो तो मतलब ब्रिटिशर्स पे आया था। जब देश आज़ाद भी हुआ था ना तो टिहरी रियासत अलग थी, टिहरी रियासत अलग थी। फिर उसके बाद ये 1949 के आसपास आके टिहरी रियासत ने भी मतलब कहा कि इन्होंने भी संधि पे हस्ताक्षर कर लिया था। फिर टिहरी गढ़वाल का जो पंवार वंश के अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह जो थे, इन्होंने 1949 तक मतलब अपना जो राजशाही थी उसको मेंटेन करके रखा। फिर 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारतीय गणराज्य में मिला लिया गया। फिर हम इसमें अब आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है गढ़वाल क्षेत्र। अब हम गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुमायूं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कंद पुराण में ही माया क्षेत्र वर्तमान हरिद्वार से हिमालय तक के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया, ये तो हमने देख लिया। फिर महाभारत के जो वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में पुलिन तथा किरात जातियों का शासन। अच्छा, वन पर्व कब हुआ? ये जब लाक्षागृह में पांडवों को जब जला दिया गया ना तो वो लाक्षागृह से जल के फिर वो वापस मतलब राज्य में अपने राज्य में नहीं आए, वो वन में चले गए थे कुछ दिनों के लिए। तो वो उस वक्त जब वन पर्व शुरू होता है तो उसमें बताया गया कि गढ़वाल क्षेत्र में किसका शासन था? पुलिंद तथा किरात जातियों का शासन था। किरात ये जनजातियाँ हैं। तो पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी क्या थी? श्रीनगर थी। और फिर गढ़वाल क्षेत्र में ही बाणासुर का राज्य था जिसकी राजधानी ज्योतिषपुर जो कि जोशीमठ है। बाणासुर भी मतलब माइथोलॉजी में ही आते हैं। फिर देवप्रयाग गढ़वाल में स्थित स्थोनोस्थु पट्टी में पृथ्वी फटने से सीता उसमें प्रवेश करी थी, इस कारण यहाँ पर मनसर में प्रतिवर्ष मेला भी लगता है। तो यहाँ जो मनसर का मेला लगता है ना इसीलिए लगता है कि सीता उनके अनुसार सीता माता ने यहीं पर जमीन में प्रवेश लिया था। ये कहाँ पे आता है? देवप्रयाग के गढ़वाल में स्थित स्थोनोस्थु पट्टी में, ठीक है। फिर उसके बाद प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में 2 प्रमुख विद्यापीठ थे। पहला था बद्रिकाश्रम तथा दूसरा था कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जहाँ महर्षि कण्व ने तपस्या की थी, बद्रिकाश्रम तो हम सब जानते ही हैं। फिर कण्वाश्रम में ही महान भारत सम्राट जो भारत का जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में हुआ था, जिनके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा, ठीक है। ये किनके? महाराज दुष्यंत के और उनकी रानी शकुंतला के पुत्र थे। कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है। इस आश्रम में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। वर्तमान में कण्वाश्रम में चौका घाट कहा जाता है, ठीक है। जहाँ कण्व महर्षि कण्व का आश्रम था वहीं पे कालिदास ने भी अपनी क्या अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, तभी तो उन्होंने यहाँ उत्तराखंड का वर्णन किया था, ठीक है, केदारखंड का। तो पुराणों के साथ साथ गढ़वाल के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं। चांदपुर गढ़ी के राजा जो भानु प्रताप थे ने पंवार वंश के राजकुमार कनकपाल से 612 ईस्वी में अपनी पुत्री का जो विवाह किया था। तो ये पुराणों के साथ साथ गढ़वाल के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है। तो इनका इतिहास तो हम पढ़ चुके हैं भानु प्रताप का। फिर हम देखेंगे वंशावलियाँ। तो वंशावलियाँ एवं चांदपुर शिलालेख के अनुसार मालवा गुजरात, ये जो मालवा गुजरात के शौनक गोत्र के परमार वंश का ये किस गोत्र के थे? जो परमार वंशी शासक थे शौनक गोत्र के थे। इनका शासक कनकपाल ने चंद्रपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तथा यहाँ पर गढ़वाल वंश की स्थापना की थी। गढ़वाल वंश की स्थापना के पूर्व यहाँ पर बद्रीनाथ के राजा भानु प्रताप पाल का शासन था। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो परमार वंश के शक्तिशाली राजा अजय पाल जो थे, फिर इन्होंने चांदपुरगढ़ से पहले अपने राज्य की राजधानी देवगढ़ तत्पश्चात श्रीनगर स्थापित किया था। इनका इतिहास तो हम देख चुके हैं कि इन्हीं के इतिहास में फिर कौन थी जो रानी। फिर ऐसी मान्यता है कि दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने, जो लोदी वंश के थे, लोदी वंश के संस्थापक थे, ने परमार नरेश बलभद्रपाल को शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। तभी से परमार शासक अपने नाम के आगे शाह लगाने लगे थे। तभी देखिए इनके जो अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह, तो उनके नाम के आगे भी शाह था। तो ये कब से मतलब ये शाह लगाने की जो रीति थी कब से शुरू हुई थी? ये बहलोल लोदी ने जो इनको बलभद्रपाल को जो ये उपाधि दी थी शाह, तब से शुरू हुई थी। तो 1636 में मुगल सेनापति ये जो नवाजत खां
निंदून घाटी पर हमला किया था। उस समय गढ़वाल राज्य की जो शासिका थी वो कौन थी? महारानी कर्णावती थी। रानी ने अपने सैनिकों को आक्रमणकारियों के नाक कान काटने के लिए जो आदेश दिए थे, इसी कारण से इन रानी को मतलब जाना जाता था, नाक कटी रानी के नाम से जाना जाता, क्योंकि इन्होंने मतलब जितने आए थे आक्रमणकारी उन्होंने आदेश दे दिया था कि इनकी सबके नाक कान काट दिए जाए। पावार शासनकाल में गढ़वाल राज्य की जो राजभाषा थी वो कौन सी थी? गढ़वाली थी, जो कि आज भी लोकल भाषा के रूप में बोली जाती है। फिर 1804 में गोरखों ने परमार नरेश जो प्रद्युम्न शाहू था इनको पराजित कर दिया था। फिर इसके बाद गोरखों का कुमायूं तथा गढ़वाल दोनों पर शासन हो गया था। फिर गोरखों ने भी मतलब 25 वर्ष से गढ़वाल और फिर 12 वर्ष तक इसमें शासन किया था। मतलब कुमायूं पर 25 वर्ष किया था और गढ़वाल पर 12 वर्ष किया था। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने इनसे मतलब यहाँ की सत्ता छीन ली थी। फिर अंग्रेज़ों के इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने अधिकार करने के बाद कर्नल एडवर्ड गार्डनर, ये मतलब कई बार पूछा भी गया ये क्वेश्चन, एडवर्ड गार्डनर को यहाँ का प्रथम कमिश्नर और एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। ठीक है। फिर उसके बाद 1815 में से 1840 तक उत्तराखंड को 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था। पहला था कुमायूं कमिश्नरी, दूसरा था टिहरी गढ़वाल राज। ठीक है। फिर 1840 ईस्वी में प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमायूं जनपद से अलग करके गढ़वाल को गढ़वाल जनपद बना दिया गया था। फिर हम इसमें आगे देखेंगे। अब हम कुमायूं क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। ये तो हमने गढ़वाल का इतिहास पूरा देख लिया। अब स्कंद पुराण में हिमालय क्षेत्र में 5 खंडों, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि 5 खंडों में थे, जिसमें मानस खंड किसको बोलते थे? कुमायूं क्षेत्र बोलते थे। पुराणों के अनुसार पंचाश्वत में कातेश्वर कामदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का जो कूर्मावतार या कच्छाप अवतार हुआ था, इसी वजह से इसको क्या बोलते थे? कूर्मांचल कहा जाने लगा। और फिर वर्तमान में कुमायूं उत्तराखंड राज्य के मंडल में 6 जिले आते हैं, जिनके बारे में हम देख चुके हैं। तो 700 ईस्वी के लगभग काली कुमायूं से सूर्यवंशी राजा ब्रह्मदेव कत्यूरी का शासन था। अभी हमने जैसे उसमें कणाद वंश, इन सब वंशों के बारे में पढ़ा था, अब हम कत्यूरी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह कुंवर सोमचंद्र देव से किया था। उन्हें 15 बीघा जमीन दान दी थी। इस प्रकार कुमायूं ने चंद्रवंश के प्रथम राजा सोमचंद्र 700 ईस्वी में कुमायूं का राजा बना। इन्होंने चंपावत से राजबुंगा किले का निर्माण करवाया था। तो ये अब यहाँ पे किस शासन का मतलब किस राजा का ये हम पढ़ेंगे, किनके बारे में? सूर्यवंशी राजा ब्रह्मदेव कत्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1488 में चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद कुमायूं की गद्दी पर बैठे। 1488 में हम इनका मतलब आएगा देखेंगे। कुमायूं के इतिहास में इन्हें सबसे प्रतापी राजा माना जाता था। कौन थे? कीर्तिचंद कुमायूं की जो गद्दी पर बैठे थे। फिर सन 1560 में राजा बालचंद कुमायूं की गद्दी पर बैठे। इन्होंने आलमनगर नाम की एक नई राजधानी बनाई। वर्तमान में इसी आलमनगर को अल्मोड़ा कहा जाता है। तो अल्मोड़ा का एक तरह से देखा जाए तो अल्मोड़ा का इतिहास ये था कि राजा जो बालचंद थे इन्होंने आलमनगर बनाया, उसी को अल्मोड़ा कहा जाता है। तो वर्ष 1788 से 90 तक कुमायूं के चंद्रवंश के शासक महेंद्र चंद रहे। इसके बाद चंद्रवंश का अंत हो गया। फिर 1790 में गोरखाओं ने कुमायूं के अंतिम शासक महेंद्र चंद को हराकर आलमनगर पर अधिकार कर लिया। और ये गोरखाओं में जो आक्रमण करने आए थे ना, अमर सिंह थापा आए थे। गोरखाओं के मतलब जनरल थे, आर्मी जनरल, और ये बहुत बहादुर थे। इन्हीं की मतलब अगुवाई में जो युद्ध किया गया उसमें कुमायूं भी पराजित हुआ और गढ़वाल भी पराजित हुआ। और ये हिमाचल का सिरमौर का एरिया भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। सिरमौर, ये शिमला, इधर का एरिया पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर एवं गोरखा शासक ये बमशाह के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत कुमायूं का शासन अंग्रेजों को सौंप दिया गया। 1815 में ही ब्रिटिश सरकार ने कर्नल गार्डनर को कुमायूं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया था। कर्नल गार्डनर जो थे कुमायूं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए थे। फिर 1790 ईस्वी से 1815 में गोरखाओं के शासन के दौरान कुमायूं की जनता को अनेक प्रकार के अत्याचार सहने पड़े, जिन्हें यहाँ की स्थानीय भाषा में गोरख्याली कहा जाता है। तो अच्छा, जब कोई दूसरा राजा आके जब आक्रमण करता है, कब्जा कर लेता है, तो उसका पूरा उद्देश्य होता है या तो मतलब उस जगह के जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से लूटा जाए, जितना हम लूट सकें उतना लूट लें, क्योंकि उनका उस राज्य की मतलब वहाँ की प्रजा से तो उनका कुछ आत्मीयता का लगाव होता नहीं है। तो उन्होंने भी, गोरखाओं ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, इसीलिए इन सब चीज़ों को वहाँ पे क्या बोलते हैं? गोरख्याली कहते हैं। तो भारत में 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन को उत्तराखंड से आरंभ करने का श्रेय कालू महारा को जाता है। कालू महारा को ही यहाँ का जो प्रथम मतलब क्रांतिवीर कहा जाता है, वो कालू महारा को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं उत्तराखंड के। ये क्वेश्चन कई बार उत्तराखंड पीसीएस में पूछा जा चुका है। फिर उत्तराखंड की जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं के विरुद्ध 1916 ईस्वी में नैनीताल से कुमायूं परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ से हमारा क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास एक तरह शुरू होता है उत्तराखंड का। तो इस परिषद में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत आदि सदस्य थे। इस परिषद में कुमायूं प्रांत से गोविंद वल्लभ पंत प्रथम सदस्य थे। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत ये जो संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश, इसके भी प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है,
तो 1916 में क्या इन्होंने किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुमायूं परिषद का गठन किया था। कब? 1916 में। किसने किसने? गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत ने। फिर कुमायूं परिषद में कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त आदि दमनकारी प्रथाओं का, जैसे सती प्रथा टाइप की, मतलब ये कई सारी प्रथाएं थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त, तो इनकी प्रथाओं का जो विरोध किया गया था किसने? कुमायूं परिषद के माध्यम से। कब इसकी स्थापना हुई? 1916। ये जैसे होम रूल सोसाइटी की स्थापना इसी टाइम पे हो रही थी ना, तो उसी की तर्ज पे एक तरह से बनाई गई थी, ठीक है। फिर इस विरोध का नेतृत्व में बद्री प्रसाद पांडे कुर्मांचल सदी ने किया था। वर्ष 1926 में कुमायूं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया। 1926 में ही इसका विलय कर दिया गया था। अब उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप देख लेते हैं। उत्तराखंड भारत के उत्तर पश्चिम में तथा पश्चिम से मध्य हिमालय में स्थित है। ये तो हमें पता है कि मतलब यहाँ पे जैसे अगर भारत का हम इस तरह से नक्शा देखें तो ये हिमाचल आता है, इधर ये उत्तराखंड आता है, ये नेपाल, फिर इधर ये सिक्किम, तो इस तरह से उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है। फिर उसके बाद उत्तराखंड के पूर्व में नेपाल, इधर हम देख सकते हैं नेपाल है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, उत्तर में तिब्बत एवं चीन तथा दक्षिण में उत्तर प्रदेश स्थित है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जनपद नेपाल से यहाँ टच करता है, तो लास्ट जनपद जो है वो पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में टोंस नदी उस राज्य को हिमाचल प्रदेश से तथा पूर्व में काली नदी नेपाल से पृथक करती है। तो जैसे ये उत्तराखंड है तो यहाँ से जाती है टोंस नदी और यहाँ इसकी काली नदी, ये इसको नेपाल से अलग करती है, बॉर्डर बनाती है। फिर हम इसमें देखते हैं राज्य की दक्षिणी सीमा और रुहेलखंड के मैदान उत्तर प्रदेश से, जो कि तराई एवं भाबर की एक चौड़ी पट्टी पृथक करती है। जैसे हम मैदानों को 4 भागों में देखते हैं, मतलब नदियाँ जब पहाड़ों से गिरती हैं तो पहाड़ों से गिरती अचानक एकदम ककरीला प्रदेश आता है, जिसे क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। तो भाबर क्षेत्र जो बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे नदी आके एक तरह से विलुप्त हो जाती है, क्योंकि कंकड़ पत्थरों में नदी दब जाती है। फिर वो पानी जो आता है वो फिर आता है भाबर क्षेत्र के बाद तराई क्षेत्र आता है। तराई क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा दलदली एरिया होता है। फिर उसके बाद ये खादर और बांगर का जो क्षेत्र आता है, इसमें जैसे बोलते हैं ना पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी, तो ज़मीन को इन 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये उत्तराखंड में जैसे भाबर और तराई का क्षेत्र में, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसमें वर्णन किया गया है, तराई एवं भाबर की एक चौड़ी पट्टी इसको पृथक करती है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर उत्तराखंड के मध्य भूभाग को मध्य हिमालय तथा कुमायूं गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। फिर उसके बाद उत्तराखंड राज्य के नैनीताल, देहरादून, चमोली तथा उत्तरकाशी जनपदों में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहाँ कहाँ होती है? नैनीताल में होती है, देहरादून में होती है, चमोली और उत्तरकाशी। तो नैनीताल तो हमारा कुमायूं क्षेत्र में आता है, देहरादून गढ़वाल क्षेत्र में आता है, चमोली भी गढ़वाल क्षेत्र में आता है, उत्तरकाशी भी गढ़वाल क्षेत्र में आता है, ठीक है। फिर उत्तराखंड राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। आंशिक रूप से क्यों? क्योंकि मतलब ये लगभग हिमालय में ही है। आंशिक रूप से इसका क्या, जैसे ये इधर हरिद्वार का क्षेत्र, इधर ऊधम सिंह नगर का, थोड़ा सा नैनीताल और इधर थोड़ा सा देहरादून का एरिया जो कि आता है मैदान में आता है, बाकी पूरा पहाड़ी क्षेत्र में आता है। तो पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का ऐसा जिला है जो 7 जिलों से स्पर्श करता है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। तो अगर उत्तराखंड का देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जिलों को स्पर्श करता है वो कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। फिर उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद 1960 तक कुमायूं के अंतर्गत अल्मोड़ा एवं नैनीताल 2 जनपद थे तथा गढ़वाल के अंतर्गत टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल थे। और फिर उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप। तो उत्तराखंड के प्रशासनिक स्वरूप में देखते हैं तो स्वतंत्रता के बाद 1960 तक कुमायूं के अंतर्गत कौन कौन सा? अल्मोड़ा एवं नैनीताल 2 जनपद थे, जो कि गढ़वाल के अंतर्गत टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल थे। तो केवल 4 एक तरह से थे ना, गढ़वाल में टिहरी और पौड़ी, और कुमायूं में नैनीताल और अल्मोड़ा। फिर 1 जनवरी 1970 को गढ़वाल को मंडल बनाया गया। कब बनाया गया? 1 जनवरी 1970 को बनाया गया। इसके अंतर्गत 4 जिले रखे गए। कौन कौन से? अभी तक 2 थे, अब 4 कर दिए गए। तो वर्ष 1975 में देहरादून को इस मंडल से जोड़ा गया और राज्य गठन के समय हरिद्वार एवं रुद्रप्रयाग को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार गढ़वाल मंडल में कितने हो गए? कुल 7 जिले हो गए। अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ को मिलाकर कुमायूं मंडल बनाया गया। ये जो अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़, 3, पहले अल्मोड़ा और नैनीताल ही थे, पिथौरागढ़ को भी इसमें जोड़ लिया गया। फिर तत्पश्चात मतलब पिथौरागढ़ एक नया जिला बना दिया गया। फिर तत्पश्चात नैनीताल की तहसील जो काशीपुर को ऊधम सिंह नगर नाम से एक नया जनपद बना दिया गया। फिर 1997 में चंपावत एवं बागेश्वर जिला बनाया गया। ये सबसे लास्ट में बने थे और ये मतलब छोटे जिलों में भी आते हैं, चंपावत, ये बागेश्वर और ये रुद्रप्रयाग। फिर इस प्रकार कुमायूं मंडल में कुल 6 जनपद हो गए। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी राज्यों को अलग करके तत्कालीन उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। ये कब किया गया? ये नवंबर 2000 इसका गठन किया गया था। उत्तरांचल राज्य का गठन से संबंधित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2001 अगस्त 2000 को लोकसभा से तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित किया गया। इस विधेयक पर 28 अगस्त 2000 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तरांचल
उत्तरांचल नाम से एक नया राज्य बना और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदलकर उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है। फिर उत्तरांचल राज्य के गठन के समय केंद्र में किसकी एनडीए की सरकार थी। इसके जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष वर्ग राज्य का जो दर्जा प्रदान किया था। जितने भी हिमालयी स्टेट हैं वैसे भी उनको स्पेशल कैटेगरी का मतलब ये जो स्टेटस दिया गया है ये इनको प्रोवाइड किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 90% जो अनुदान होता है वो केंद्र देता है, 10% बस राज्य का होता है। फिर भारतीय राज्य उत्तराखंड आंशिक रूप से हिमालय तथा आंशिक रूप से मैदान में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण मुख्य कारण इसका असंतुलित विकास व पिछड़ापन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी बहुत बड़ा था और उसमें ये भी था, तो इसको इसीलिए इसकी मांग चल रही थी कि इसको एक अलग राज्य बना दिया जाए। फिर उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा के लिए 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। इन 31 विधायकों में उत्तर प्रदेश के 1996 में हुए विधानसभा से चुने गए 22 सदस्य थे तथा जो 9 सदस्य विधान परिषद के थे, लेकिन अंतरिम विधानसभा के गठन के ठीक पूर्व 9 विधान परिषद सदस्यों को एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे कि पूरे जो विधायकों की संख्या हो गई कितनी 30, जिसमें से 22 विधानसभा के थे, 8 किसके थे, विधान परिषद के थे। ठीक है। फिर राज्य में सुरजीत सिंह बरनाला को इनको प्रथम राज्यपाल बनाया गया था और फिर उसके बाद बरनाला ने भाजपा विधायकों को बहुमत होने के कारण नित्यानंद स्वामी को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। क्योंकि जो देखो गवर्नर का ये काम होता है कि वो जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको बुलाएगा, मतलब जो सबसे बड़ी जो मतलब पार्टी का जो नेता होगा उसको बुलाएगा और उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने का जो काम होता है गवर्नर करता है। तो सुरजीत सिंह बरनाला ने किसको बुलाया, नित्यानंद स्वामी को बुलाया। फिर 29 अक्टूबर 2001 को श्री भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने। कौन बने, ये भगत सिंह कोश्यारी बने। तो 14 फरवरी 2002 को उत्तराखंड राज्य का पहला आम चुनाव हुआ। और कब हुआ, 14 फरवरी 2002 को हुआ और इसमें कितने 54.34% मतदान हुआ, 54.34%। कांग्रेस का बहुमत होने के कारण 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली। फिर उसके बाद नारायण दत्त तिवारी रामनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। फिर उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 विधायक निर्वाचित किए जाते हैं तथा एक सदस्य एंग्लो इंडियन ये मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। फिर उत्तराखंड की वर्तमान जो विधानसभा देहरादून में है और गैरसैंण नामक जगह पर राज्य की नई विधान भवन का जो है इसको प्रस्तावित किया गया है। राज्य की विधानसभा का एक सदनीय है, यानी कि यूनिकैमरल है, यहाँ विधान परिषद का कोई प्रावधान नहीं है। राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे यशपाल आर्य तथा पहली उपाध्यक्ष थी विजय बड़थ्याल। ठीक है। फिर उसके बाद विजया बड़थ्याल। फिर उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्रियों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। और फिर उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 2 आरक्षित सीटें की गई हैं और 2016 में उत्तराखंड में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, ये लगाया गया था कि इसमें मतलब मुख्यमंत्री जी वहाँ का शासन नहीं संभाल पा रहे, इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट है किसको देता है, राज्यपाल को देता है। वैसे भी जो मतलब ये स्टेट जो पीएससी होती हैं ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को ही देते हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो थे भुवन चंद्र खंडूरी, ये आर्मी से रिटायर्ड थे। इन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया था, ये भुवन चंद्र खंडूरी जी ने किया था। राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है जो है कौन सा है, अल्मोड़ा जिला है। ठीक है, ये कुमाऊं क्षेत्र में आता है। राज्य की सबसे कम तहसील कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, ये आता है गढ़वाल क्षेत्र में। राज्य में सबसे ज़्यादा विकासखंड पौड़ी गढ़वाल जनपद में है तथा सबसे कम विकासखंड रुद्रप्रयाग तथा बागेश्वर जनपद में है। हाँ, तो यहाँ पे ये छोटे ज़िले भी हैं तो इनमें कम विकासखंड हैं और पौड़ी गढ़वाल जैसे बड़े ज़िलों में आता है बाकी। फिर उसके बाद राज्य की जो सबसे ज़्यादा विधानसभा यानी 11 सीटें हरिद्वार में है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और सबसे कम बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में, यहाँ 2-2 विधानसभा सीटें हैं। और उत्तराखंड के में नैनीताल स्थित वर्तमान उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण ब्रिटिश काल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंटोनी मैकडोनाल्ड ने की थी। ये है मतलब उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये नैनीताल में है। एंटोनी मैकडोनाल्ड, देखिए एक तरह से लगता है ना पूरी ब्रिटिश काल की कोई बिल्डिंग लगती है, जैसा लगता है कि मतलब यहाँ पे लंदन वगैरह में यूरोपियन कोई बिल्डिंग। तो ये लखुदयार जो हमने पढ़ा था, ये जो पाषाणकालीन जो साइट थी ये कुछ इस तरह से है। फिर इसमें हम आगे देखते हैं
तो कुछ जो राज्य हैं उनके जो हम हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स देख लें। जैसे चमोली जो जनपद है ना, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो नाम है वो गोपेश्वर है। इसकी स्थापना वर्ष, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना देख लीजिए कि चमोली के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो गोपेश्वर है। उत्तरकाशी का उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़, पौड़ी का पौड़ी ही है, नैनीताल का नैनीताल है, टिहरी का नई टिहरी है, अल्मोड़ा का अल्मोड़ा ही है, देहरादून भी देहरादून है, ऊधम सिंह नगर का रुद्रपुर है। ये इसी की एक तहसील है काशीपुर, जो कि काफ़ी फेमस है। और हरिद्वार का हरिद्वार ही है, बागेश्वर का बागेश्वर है, रुद्रप्रयाग का भी रुद्रप्रयाग है, चंपावत का भी चंपावत है। केवल किसका, ऊधम सिंह नगर का जैसे रुद्रपुर था, टिहरी का न्यू टिहरी था। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। ये कुछ यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्रियों की सूची है। सबसे पहले कौन से थे, ये थे श्री नित्यानंद स्वामी, ये अंतरिम थे। और जो नारायण दत्त तिवारी ये निर्वाचित थे। इसकी एक सीरीज़ मतलब आप देख लेंगे, भुवन चंद्र खंडूरी मेजर जनरल से रिटायर्ड हुए थे, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। और ये फिर हरीश रावत, ये अभी जैसे यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ये 12वें मुख्यमंत्री हैं। फिर यहाँ के राज्यपाल देख लेते हैं, सुरजीत सिंह बरनाला हैं, अभी जैसे कृष्णकांत पाल हैं। तो यहाँ से हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हम उत्तराखंड के जो स्पेशल के हैं, इसके आगे हम यहाँ का जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू।